अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है 9th बायोलॉजी चैप्टर 1 और लेक्चर नंबर 4 हमारे पास है। लेक्चर नंबर 4 में हम डिस्कस करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। इसमें हम मुवाजना करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे कि हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल क्या है और यूकैरियोटिक सेल क्या है। तो यहाँ पर हमारे पास जो वर्ड है प्रो का मतलब है बिफोर। कैरियोटिक का वर्ड निकला है कैरियोन, और जो कैरियोन का मतलब है न्यूक्लियस। तो सेल तो हम खुलिये को कहते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा न्यूक्लियस से पहले वाली जो ज़िंदगी है या न्यूक्लियस से जो पहले वाले सेल थे उसको हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल। जबकि दूसरा वर्ड हमारे पास है यूकैरियोटिक सेल। तो यू का मतलब है हमारे पास, यू का मतलब है आफ्टर। कैरियोन का मतलब है न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस के बाद वाला सेल या न्यूक्लियस के बाद वाली जिंदगी, इसको हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल हम इसको कहते हैं। अब कुछ किताबों में ये भी कहा गया है, कुछ किताबों में ये भी लिखा गया है कि प्रो का वर्ड है झूठा और यू का मतलब है सच्चा। इसका हम ये भी देखेंगे कि झूठे और सच्चे का भी यहाँ से क्या कंसेप्ट है और क्या मतलब है इसका। तो सबसे पहले हम पॉइंट की तरफ आते हैं। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है, दे हैव नो क्लियर न्यूक्लियस। जितने भी प्रोकैरियोटिक होंगे, प्रोकैरियोटिक सेल होगा, उसके अंदर कोई क्लियर न्यूक्लियस आपको नज़र नहीं आएगा। क्लियर न्यूक्लियस से क्या मुराद है कि हमारे पास एक होगा सेल, हमारे पास एक सेल होगा। आप जिस भी मतलब जो भी सेल आप देखोगे तो आपको दरमियान में क्या नजर आएगा? आपको दरमियान में न्यूक्लियस नजर आएगा, ठीक। लेकिन इसके अंदर कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता, तो इन सेल्स में आपको कोई भी न्यूक्लियस नज़र नहीं आएगा। तो इनमें कोई भी न्यूक्लियस आपको नज़र नहीं है, तो इसीलिए हम कहते हैं दे हैव नो क्लियर न्यूक्लियस। इवन के इसके अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो भी प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता है। जबकि जो यूकैरियोटिक सेल है इसमें हमारे पास न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, या फिर हम ये कहेंगे कि न्यूक्लियस इज क्लियर। यहाँ पे न्यूक्लियस हमारे पास बिल्कुल क्लियर होगा। कैसे क्लियर होगा मैं आपको बताता हूँ। इसमें भी हमारे पास एक सेल है, सेल के अंदर आपको क्या नजर आएगा? न्यूक्लियस नजर आएगा। अब ये हमारे पास एक आ गया है न्यूक्लियस। अब अगर यहाँ पे न्यूक्लियस के यहाँ पे आपको एक दीवार आपको नजर आएगा, एक पर्दा आपको नजर आएगा, एक मेम्ब्रेन आपको नजर आएगा। इस मेम्ब्रेन का नाम है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो लिहाजा इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, क्लियर है, लेकिन इसके अंदर कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। कौन से वाले में? यूकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। दूसरा पॉइंट जो हमारे पास है वो है कंपोज्ड ऑफ ओनली वन क्रोमोसोम विद डीएनए और आरएनए। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक क्रोमोसोम होगा, क्रोमोसोम के साथ डीएनए वगैरह भी हो सकते हैं, ठीक है, होते हैं। तो इसमें एक क्रोमोसोम होता है, इनके दरमियान में आपको एक बड़ा सा आपको एक क्रोमोसोम नजर आएगा। तो क्रोमोसोम की तादाद होती है सिर्फ और सिर्फ एक होती है। लेकिन जब आप इसकी बात करते हैं तो इसमें क्रोमोसोम की तादाद क्या होती है? मोर देन वन। क्रोमोसोम की तादाद एक से ज़्यादा होती है। क्रोमोसोम की तादाद क्या होती है? एक से ज़्यादा। मतलब एक से ज़्यादा क्या होती है? क्रोमोसोम की तादाद एक भी होती है, दो भी होती है, तीन भी होती है, चार भी होती है और चार से ज़्यादा भी होते हैं। हमेशा अगर देखा जाए तो यूकैरियोटिक में क्रोमोसोम की जो तादाद होती है वो जोड़े की शक्ल में होती है, पेड़ की शक्ल में होती है। इसमें एक और भी है, जो क्रोमोसोम के साथ क्या होगा? डीएनए होगा, लेकिन आपके पास यहाँ पे कवरिंग प्रोटीन भी होगा। तो यूकैरियोटिक में आपको क्रोमोसोम और डीएनए तो मिलेंगे, लेकिन साथ साथ में आपको प्रोटीन भी मिल जाएगा यूकैरियोटिक सेल में। जो तीसरा पॉइंट हमारे पास है, इसमें हर सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज होते हैं। क्या होते हैं? ऑर्गेनेलीज। और जिस तरह
न्यूक्लियस के अंदर एक मेम्ब्रेन था जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा करते हैं। तो यहाँ पे आपको सेल के अंदर कुछ ऑर्गेनेलिज नज़र आएंगे। ऑर्गेनेलिज कुछ खास किरदार अदा करते हैं सेल के अंदर। तो वो ऑर्गेनेलिज के अंदर जो मेम्ब्रेन है आपको वो नज़र नहीं आएगा। तो लिहाजा जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसमें आपको कोई भी ऑर्गेनेलिज का मेम्ब्रेन और ऑर्गेनेलिज का पर्दा आपको बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं। इसमें आपको जितने भी ऑर्गेनेलिज हैं अक्सर ऑर्गेनेलिज में आपको क्या नज़र आएगा, आपको बिल्कुल एक पर्दा नज़र आएगा। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का भी क्या होता है, उसका भी एक मेम्ब्रेन होता है, तो बाकियों का भी क्या होगा, मेम्ब्रेन। जिस तरह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। इससे जो अगला पॉइंट है, ये जितने भी सेल होंगे प्रोकैरियोटिक के जितने भी सेल होंगे ये साइज़ में छोटे होंगे। इसका साइज़ क्या होगा, छोटा होगा, स्मॉल साइज़ का होगा। दूसरी बात, जो यूकैरियोटिक सेल होगा वो एज कम्पेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल वो बड़ा होगा। तो वो साइज में क्या होगा, लार्ज साइज सेल्स। इनके सेल्स क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल से क्या होंगे, आपको बड़े नजर आएंगे। अब एक और चीज़, इसके अंदर राइबोसोम है, ठीक है, उसके अंदर भी राइबोसोम है। राइबोसोम एक ऑर्गेनेली है। इनका जो राइबोसोम है वो 70S है। जो यूकैरियोटिक का जो सेल है उसके अंदर भी राइबोसोम है, लेकिन वो आपको नजर आएगा 80S। 70S जो राइबोसोम है वो छोटा होता है और जो 80S राइबोसोम होता है वो बड़ा होता है साइज के लिहाज से। राइबोसोम्स को हम कहते हैं कि दे आर द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन्स। ये क्या करते हैं, ये प्रोटीन्स बनाने का किरदार अदा करते हैं और क्या करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं राइबोसोम्स। अगला पॉइंट जो है, सेल डिवीजन अकर्स थ्रू बाइनरी फिजन। इसमें ये होगा कि सेल डिवीजन जो होता है वो बाइनरी फिजन के ज़रिए होगा। फ़र्ज़ करें कि कैसे बाइनरी फिजन के ज़रिए होगा। आपके पास जैसे यहाँ पर हमारे पास है एक बैक्टीरिया, ये हमारे पास है एक बैक्टीरिया हमारे पास है। बैक्टीरिया के अंदर हमने ये देखा था कि एक क्रोमोसोम होता है, क्लियर। यही बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, 1 से 2 में डिवाइड हो जाएगा, 1 से 2 में तकसीम हो जाएगा। ये हुआ एक बैक्टीरिया और ये हो गई हमारे पास अगली बैक्टीरिया। तो एक बैक्टीरिया से कितने बैक्टीरिया हमारे पास बने, 2 बैक्टीरिया हमारे पास बन गए। तभी हम कहते हैं कि सेल डिवीजन अकर्स थ्रू बाइनरी फिजन। इसमें सेल खुद को डिवाइड करेगा, तकसीम करेगा, कितने से, 1 से 2 में। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बाइनरी फिजन। बाय मतलब 2, तो इसका जो सेल है वो 1 से 2 में तकसीम हो जाएगा। लेकिन इसमें चेंज है, इसमें क्या होता है, इसमें मियोसिस होता है। इसमें भी सेल डिवाइड ज़रूर होगा, लेकिन वो किस प्रोसेस के ज़रिए होगा, वो होगा मियोसिस प्रोसेस के ज़रिए होगा। कैसे, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। इसमें आपके पास होगा एक सेल, ये हमारे पास कौन सा सेल है, एक यूकैरियोटिक सेल है। सेल क्या पहले क्या हो जाएगा, 1 से 2 में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा 1 से 2 सेल में। तो ये हमारे पास आ गए मजीद 2 सेल। इसके बाद मियोसिस में एक ऐसा प्रोसेस होता है कि एक बार और सेल क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा 1 से 2 में। ये होगा 1, ये हो गया 2। यही जो अगला सेल है ये भी क्या हो जाएगा, तकसीम होकर मज़ीद जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 सेल बनाएगा मियोसिस के प्रोसेस के ज़रिए। तो मियोसिस का प्रोसेस क्या होता है, इसमें आपको 4 सेल मिलेंगे, 4 बच्चे, जिसको हम कहते हैं सेल के 4 बचेंगे, जिसको हम कहते हैं डॉटर सेल्स। और ये आपके पास क्या है, पेरेंट सेल है। तो यहाँ पर भी हमारे पास पेरेंट सेल था, जिससे क्या हुआ, बाइनरी फिजन में 2, और उधर हमारे पास कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। यहाँ पे अगला पॉइंट हमारे पास क्या है, इसमें क्या है, रिस्पायरेशन अकर्स थ्रू मेसोसोम्स। इसमें क्या होता है, इसमें जो रिस्पायरेशन होता है वो मेसोसोम्स के जरिए होगा। इसमें आपको एक स्पेसिफिक ऑर्गेनेली मिलेगी, किसके अंदर, बैक्टीरिया वगैरह के अंदर आपको एक स्पेसिफिक ऑर्गेनेली मिलेगी। और ये ऑर्गेनेली वो वाहिद ऑर्गेनेली है प्रोकैरियोट्स के अंदर जिसके पास अपना न्यूक्लियर, इसके पास अपना एक मेम्ब्रेन भी होता है, क्लियर। तो ये इस शेप का होता है, ये वाला। इसका अगर आप शेप देखें, ये आपको इस शेप का मिल जाएगा।
तो ये मेसोसोम्स का आपके पास स्ट्रक्चर है, ये इस शेप का मिल जाएगा। इसमें क्या होता है, इस मेसोसोम्स में प्रोकैरियोटिक के सेल में क्या होगा, यहाँ पे जो रिस्पायरेशन होगा वो मेसोसोम्स के ज़रिए होगा। रिस्पायरेशन से क्या मुराद, रिस्पायरेशन से मुराद के क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होते हैं। एक गैस अंदर आ जाता है और दूसरा गैस कार्बन डाइऑक्साइड, एक गैस अंदर चला जाता है और दूसरा गैस बाहर चला जाता है। इसी रिस्पायरेशन, इसको हम कहते हैं रिस्पायरेशन प्रोसेस। इसी रिस्पायरेशन प्रोसेस के नतीजे में सेल को क्या मिलती है, सेल को एनर्जी मिलती है। तो इस दौरान सेल को क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। सेम प्रोसेस यहाँ पे जो सेल, यहाँ पे जो रिस्पायरेशन होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया के ज़रिए होगा। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर भी कुछ इस तरह ही होता है। क्लियर है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है, माइटोकॉन्ड्रिया का डबल मेम्ब्रेन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसके अंदर भी रिस्पायरेशन होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया आपको कहाँ पे मिल जाएगा, सेल के अंदर मिल जाएगा। ये भी एक ऑर्गेनली है। इस यहाँ पर भी रिस्पायरेशन का मतलब है कि गैसेस एक्सचेंज के दौरान आपको क्या मिल जाएगा, एनर्जी। तो यहाँ पर भी एनर्जी का एक ज़रिया है, रिस्पायरेशन एनर्जी का एक ज़रिया है। खैर, इसके बाद जो हमारे पास लास्ट पॉइंट आपके पास आ रहा है, इनके पास सेल वॉल होते हैं। इनकी जो जितने भी सेल वॉल है, अक्सर इनके सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन से बने हुए हैं। ख़ासकर बैक्टीरिया का, ये जो बैक्टीरिया का आपके पास जो सेल वॉल होगा वो किस चीज़ से बना होगा, वो पेप्टिडोग्लाइकेन से बना होगा। ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के ऊपर एक आउटर गिलाफ पाया जाता है, आउटर एक पर्दा पाया जाता है, बेरोनी पर्दा। ये जो पर्दा होगा, ये बेरोनी जो पर्दा होगा, ये किस चीज़ से बना हुआ है, सेल वॉल से बना हुआ है, और सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन से बना हुआ है। तो यहाँ पर जो आपको सेल वॉल मिलेंगे ये पेप्टिडोग्लाइकेन से बने हुए हैं। दिस इज सेल वॉल, ये जो रेड मैंने यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है। यहाँ पर भी आपको यूकैरियोटिक में भी आपको सेल वॉल मिलेंगे, लेकिन वो सेल वॉल सेलुलोज और काइटिन से बने हुए हैं। खासकर जो प्लांट्स होते हैं उसका जो सेल वॉल होगा वो किस चीज़ से बना हुआ है, वो सेलुलोज से बना हुआ है। यहाँ पर जो फंजाई होते हैं, फंजाई का जो सेल वॉल है वो किस चीज़ से बना हुआ है, काइटिन से मिलकर बना हुआ है। अब इनके कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं, इनका जो एग्जांपल है वो कौन से जानदार इसमें आते हैं, इसमें बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया आते हैं। बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया के जितने भी जानदार हुए सारे यूकैरियोटिक सेल में आते हैं। और इसके एग्जांपल है एनिमल, प्लांट सेल और फंजाई सेल एंड एल्गी सेल्स। एक लास्ट पॉइंट अगर मैं आपको इन दोनों का बता दूं, जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सारे के सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं, एक खुलिया पर मुश्तमिल होते हैं। जो कि यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, या तो ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं जैसे कि अमीबा वगैरह, और ये एक से भी ज़्यादा भी होते हैं, मल्टी सेलुलर भी होते हैं, मतलब दो से ज़्यादा सेल भी हो सकते हैं। आज के लेक्चर के लिए खुदा हाफिज़।